तो नमस्कार, मैं आ गया फिर से क्लास 10th का दूसरा वीडियो लेकर के, जो कि हमारा सेशन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी में हम लोग दूसरा वीडियो आज डील करने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डील किए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पता किए थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे, और फिर मुझे पता चला कि रिएक्शन काफी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है। आप सोचो कि आप दो लिक्विड मिला और आपको गैस मिल जाए, काफी अलग चीज है ये। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन क्या होता है, क्यों इसका जरूरत पड़ा हम लोग इक्वेशन का, आखिर क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इतना ज्यादा एडवांस हुए और इक्वेशन को ऐसा बिल्कुल शॉर्ट बना दिए। तो होता ये है कि आप जिस चीज को जितना शॉर्ट रखोगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इक्वेशन क्या होता है कि आपने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और आप उस एक्सपेरिमेंट को, रिएक्शन को आप दूसरों को बताना चाह रहे हो, तो आप उसको बिल्कुल कहानी की तरह नहीं बता सकते। साइंस में क्या होता है ना कि जितना छोटा, जितना सटीक आप रखेंगे उतना ही आपका आंसर बढ़िया माना जाता है। तो हुआ ये कि आप इक्वेशन का मतलब पहले समझिए। देखिए, इक्वेशन का मतलब है एक शॉर्ट मेथड है, एक छोटा सा तरीका है, एक मेथड है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को। हम लोग कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ड से नहीं, हेल्प किसका किसका हेल्प होता है? सिंबल या फॉर्मूला का। फॉर्मूला, देखिए, कोई भी रिएक्शन उसके एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही होता है, और हर एक एलिमेंट का सिंबल भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक सिंबल भी है हमारे पास H, हीलियम का He। उसी तरीके से उसी सिंबल का, उसी फॉर्मूला का, फॉर्मूला यहाँ पर कंपाउंड के लिए यूज होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंबल हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट के लिए। अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि आप जिंक ले लीजिए, तो जिंक हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए हम लोग फॉर सिंबल यूज करेंगे, और कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, नॉर्मल एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बाई वर्ड बोलते हैं, तो ये वर्ड रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ड का यूज कर रहे हैं, सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्ड रिएक्शन कहते हैं। वर्ड रिएक्शन क्या है भाई? जिंक मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। एक एलिमेंट है जिंक जो कि रिएक्ट कर रहा है एक एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग ये इस वाले टर्म को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ये आपका केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। देखिए, जिंक प्लस, इसको और ज्यादा हम लोग शॉर्ट किए, ये भी आपका वर्ड इक्वेशन में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ड का ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंबल और फॉर्मूला का यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जाहिर सी बात, हम लोग लास्ट वीडियो में इसको डील किए हैं कि जो भी एरो के इस तरफ होता है या जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट है। ये एरो का साइन ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। प्लस का साइन बता रहा है कि हमारे पास दो ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एरो के बाद यानी रिएक्शन के बाद जो भी हमारा लिखाता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। जिंक सल्फेट, यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है जिंक सल्फेट, हमारा जो बना है रिएक्शन के बाद वो जिंक सल्फेट बना है, और हमारा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ है इसमें। तो ये कहेंगे कि हमारा एक वर्ड रिएक्शन है। अब इसी को नीचे लिखे हैं शॉर्ट में, ये और ज्यादा शॉर्ट हो गया। ये यहां पर यूज किया गया है सिंबल का और फॉर्मूले का भी। देखिए, यही हमारा मेन इक्वेशन है, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। यहां पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। ये वाला कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है, उसको बस समझ में इतना आएगा कि जिंक कुछ है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन किया और ये बना। पर यहाँ पे ये जानने के लिए आपको बेटर है कि केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री में बहुत जानकारी होना चाहिए। कम से कम 9th आपका सही होना चाहिए, तब जाकर के आप ये समझ पाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूला कंबाइन हुआ, क्यों ये ZnSO4 है। ZnSO4 है तो क्या पढ़ेंगे इसको, H2SO4 को यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं, Zn का मतलब क्या है, तो Zn का मतलब जिंक होता है। मतलब समझिए तो एक कोड वर्ड है जो सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट ही समझ पाएंगे। ये है हमारा छोटा सा टर्म इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन को भी कैटेगरी में बांटा गया है। इक्वेशन को कैटेगरी में इसलिए बांटे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही तरह के इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम लोग हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव पढ़ेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट भी है। पहले समझते हैं
इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अनबैलेंस, एक बैलेंस। देखिए, ये जानने से पहले आप समझिए कि एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है थर्मोडायनेमिक्स का, मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में है वो खत्म नहीं होता है। हमारे हिंदू में भी बोला गया है धर्म में कि आत्मा जो होता है वो मरती नहीं है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहती है। ये अलग चीज है। आइए साइंस पे आता है। साइंस में भी यही बोला गया है, बस थोड़ा वर्ड बदल गया है। बोला गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, या मैटर तो हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे पर वो एनर्जी में बदल जाएगा फिर से, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स ही बना हुआ है एनर्जी का, बस वो बदलते रहता है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग जो भी बैलेंस किए हैं, जो भी हम लोग डाले हैं, वो खत्म नहीं होगा, गायब भी नहीं होगा। इसका मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ना खत्म हो रहा है ना बन रहा है। इसी चीज को लेकर के दो पार्ट में बांटा गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बोला गया और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला गया। बैलेंस वाले को तो समझेंगे बाद में, पहले अनबैलेंस वाले को समझते हैं। देखिए, इसमें बोला गया ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम नहीं होता है। जैसे कि आप यहां देखिए, जिंक है, एक जिंक का एटम है, यहां भी एक जिंक का एटम है, तो ये दोनों सेम नंबर है, तो बोल सकते हैं कि हाँ जिंक बैलेंस है। पर यहां पे आइए बात करते हैं। यहां पे देखिए ऑक्सीजन यहां दो है पर यहां पर ऑक्सीजन एक है, क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कि एनर्जी वाला जो लाइन है, क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला पार्ट आपका अनबैलेंस है, ये अभी भी बैलेंस नहीं है। और आप 9th क्लास में आई थिंक चैप्टर 1 या 2 में भी पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि यहाँ पे कर रहा है फॉलो इसको। क्योंकि अगर यहां देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो यहां पर 2 यानी 32 है, पर यहां पर एक ही है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो सही नहीं है, अनबैलेंस है ना। यहां पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बहुत सारा चीज है, हम लोग देखेंगे आगे। अब आइए बैलेंस पे। एन इक्वेशन विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करेगा, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड उसको भी फॉलो कर रहा है। तब जाकर के हम लोग मानते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है। चलिए यहां देखिए 2H2, यहां पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4 है। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2H2, यहां भी 4 है। चलिए देखिए, ये ऑक्सीजन यहां 2 है, और आपको पता है अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला बनाना जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये 2 नंबर जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, यानी ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 जा 4, 4 हो गया। देखेंगे ये हमारा दोनों बैलेंस हो गया है। यहां पे इक्वेशन को बैलेंस अनबैलेंस पहचानना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्यों अनबैलेंस, क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस से क्यों सही मानते हैं, बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग आखिर अगर हम लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देगा तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह का हेल्प चाहिए हमको, क्या क्या हमको सोचना पड़ेगा, इससे समझना पड़ेगा। क्या वहां भी कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में आपको याद होगा रेशियो निकालते थे हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं H2O का, H2O, तो यहां पर भी हमारा रेशियो निकलता है 1:8 का रेशियो है। तो ये रेशियो क्या यहाँ पे भी यूज करेंगे। आइए देखते हैं ऐसा क्या होता है उसमें। आइए देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। उससे पहले मैं बता दूं कि ये बैलेंसिंग जो है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सीखना है। देखिए 10th क्लास का बैलेंसिंग तो इजी है, 11th में आपको बहुत सारे प्रोसेस वगैरह करना होगा। बहुत आसान तरीका है, बस आप लोग समझे इसको कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को आप सबसे पहले बदलेंगे केमिकल इक्वेशन। आइए बदलते हैं। याद रखेंगे इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीजें ही बस समझना है, बाकी ये बहुत आसान है। तो वर्ड इक्वेशन में बदलते हैं। आपको याद रखना है हाइड्रोजन का मतलब आप सिर्फ H नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको हाइड्रोजन का उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होगा, और नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया H2। चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन का। तो जब क्लोरीन की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारा
Cl2, यानी क्लोरीन भी आपका दो दो क्लोरीन के एटम कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये उसमें एग्जिस्ट करता है। ये आपका हो गया रिएक्शन। और हम अब बारी आ गया हमारा प्रोडक्ट का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, वो होता है HCl। देखिए यहां से हमारा शुरू हो गया किस्सा। हाइड्रोजन आपको ऐसा नहीं है कि इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर एक हाइड्रोजन है ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, बात खत्म हो गया। यहाँ से दो क्लोरीन है तो ये हटा देते हैं, बात खत्म हो गया। या फिर और भी आसान है सर, आप यहाँ दो हाइड्रोजन है, आप यहाँ 2 लिख दीजिए, या फिर Cl2 यहाँ पे 2 यानी H2Cl2 कर दीजिए, बात खत्म हो गया। इतना आसान तो है, पर मैं बता दूं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी ध्यान में देना है। यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक का जो प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर आप इसको H2Cl2 कर देंगे तो ये रेशियो बिगड़ जाएगा और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो नहीं बनेगा। तो आपको इसके फॉर्मूला को नहीं बिगाड़ना है, आप फॉर्मूला पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, याद रखेंगे कि बैलेंसिंग करते वक्त आप यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। तो बेसिक अगर इसको किया जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमको उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, उसका एलिमेंट के साथ, उसके फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ध्यान ये देना है कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है। अब इस कंडीशन में हमको इसको बैलेंस करना है, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है, इधर आप लिख देंगे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम, और आप इधर बना लेंगे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम। अब यहां देखते हैं रिएक्टेंट में हमारा कितना एलिमेंट है वो ध्यान दीजिए। तो एलिमेंट यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन ही है। ये सबसे छोटा फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको और बड़े बड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि रिएक्शन में आपका हो गया, रिएक्टेंट में आप ले लीजिए हाइड्रोजन, आपका एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दो ले लिए। कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 है। क्लोरीन कितना है, यहाँ पर भी 2 है। प्रोडक्ट में भी हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन ही होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है, क्लोरीन आपका है 1 ही है। ये बैलेंस नहीं है और इसी को हमको बैलेंस करना है। तो आप इसका रूल देख लीजिए, आप जब भी नंबर ऐड करेंगे कोशिश कीजिए वो नंबर छोटा से छोटा नंबर हो, ऐसा नहीं बड़ा नंबर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो आप नंबर जोड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर Cl2 जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। आपको जब भी नंबर ऐड करना है वो या तो आप प्रोडक्ट में कर सकते हैं या आप रिएक्टेंट में कर सकते हैं, पर जब भी करेंगे आपको यहाँ पे ही नंबर ऐड करना है। चलिए इसको करके देखते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि नंबर हाइड्रोजन भी आपका 2 हो जाए, क्लोरीन भी आपका 2 हो जाए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, क्लोरीन भी वहां पे 1 है, हमारा 2 हो गया। यानी कि ये हमारा सबसे आसान है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ही बैलेंस हो गया है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग रिएक्टेंट को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, पर प्रोडक्ट में अब देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन अब क्या हो गया, 2 हो गया, और प्रोडक्ट क्लोरीन में भी हमारा 2 क्लोरीन हो गया। तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। एक और करके देखते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा अमोनिया में, हम पहले लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2 ही होता है। अमोनिया आपका NH3 है। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आपका एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, यानी 14:3 का रेशियो यहाँ पे याद रखेंगे, 14:3 का रेशियो है कंजर्वेशन ऑफ मास का। चलिए इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट में देखते हैं क्या है, तो रिएक्टेंट है हमारे पास 2 चीज, एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है। यहां पे आते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट में आप नाइट्रोजन ले लीजिए 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। आइए इसको करते हैं बैलेंस। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मिटा के 3 नहीं कर देंगे, यहाँ नाइट्रोजन का हटा के 1 नहीं कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, आइए देखते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। याद है आप लोग फैक्टराइजेशन करते थे 9th में ही शायद, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, उसमें भी हम लोग ये चीज ही करते थे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, मतलब अगर हम यहाँ पे 2 कर दे तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसको 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। देखिए 2n 2n बैलेंस,
पर हमारा हाइड्रोजन अब वहीं पे 6 हो गया, यानी हमारा हाइड्रोजन अब 6 है, और यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग बगल में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 3 कर देंगे तो 3 2 जा 6। अब हमारे कंडीशन में हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, हमारा ये भी बैलेंस हो गया। आपको ध्यान देना है यहाँ नहीं बदलेंगे, ये आपका फिक्स है। तो अगर हम ये देखेंगे कि 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, आप एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जब आप मिलाइएगा तो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेगा, ये याद रखिएगा। ये हमारा बिल्कुल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का इक्वेशन बैलेंसिंग करना था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाए कैसे, और क्यों ये जरूरी है इंफॉर्मेटिव बनाना, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, समझते हैं। उससे पहले आपको एक इक्वेशन मिल रहा है, आपको उसको बनाना है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ, किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, आपका हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये आपका रिएक्शन है, और इसको आपको बैलेंस करके आंसर बताना है। फिर से देख लीजिए, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, यानी आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। आइए देखते हैं कि इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। अच्छा, एक मिनट, इंफॉर्मेटिव को कैसे बनाए से पहले ये जानते हैं कि क्यों बनाएंगे हम लोग इंफॉर्मेटिव, है ना, क्यों बनाए, क्यों हम लोग को इतना ज्यादा जरूरत हो रहा है इंफॉर्मेटिव बनाए। चलिए इसको पहले पता करते क्यों बनाए, पर आई थिंक उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंफॉर्मेटिव क्यों बनाए से पहले ये इंफॉर्मेटिव है क्या, क्यों इंफॉर्मेटिव जो हम लोग बनाने का इतना टेंशन ले रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव बनाना है, ये करना है, वो करना है, क्या होता है इंफॉर्मेटिव। देखिए, कोई भी नॉर्मल आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके पीछे आपको इक्वेशन देना ही देना है ना। पर अगर उस इक्वेशन को हम लोग एक 2-3 लैंग्वेज या वर्ड में, मतलब छोटे छोटे वर्ड में लिख दें, काम खत्म। मतलब आप ऐसे समझो ना कि हम आपको ये चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, आए 6-7 लाइन बोले, हाँ हाँ ये दिस खत्म, डेफिनेशन पढ़ दे, चलो खत्म हो गया, चलो चैप्टर खत्म, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि समझ में आने के लिए हम इसी चैप्टर को बिल्कुल इलोंगेट करें, लंबा करके पढ़ाए, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए, तब जाकर के आपको समझ में आने वाला है। अगर हम इसको 2 लाइन में खत्म करते, नहीं होने वाला है। हाँ, आपको बिल्कुल एक एग्जांपल देंगे, आपको हम फैक्ट देंगे, आपको हम करके दिखाएंगे, आपके डे टू डे लाइफ को हम आपके इस सब्जेक्ट से जोड़ देंगे, तब जाके आपको हाँ सर यू आर राइट, समझ में आ गया। वही यहाँ पे भी है, आपको इसको और अच्छे से ऐसा कैसे एक्सप्लेन करें कि आप सामने वाले को जिसको हम भेजें उसको समझ में आ जाए, या फिर आपके बुक में ही लिखा हुआ है तो आपको समझ में आने के लिए आपको इंफॉर्मेटिव बनाया जाना चाहिए। मतलब और ज्यादा इसमें हम लोग ज्ञान दे देंगे ताकि ये और ज्यादा सही हो जाए, हमारे लिए, हम लोग को समझने में और ज्यादा आसान हो जाए। हाँ, इंफॉर्मेटिव क्या समझ में आ गया, क्यों बनाए ये भी समझ में आ गया। अगर नहीं बनाएंगे तो समझने में तकलीफ होगा और बहुत सारा गलती भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि रिएक्शन होगा ही नहीं। तो देखते हैं इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो पहला कंडीशन है कि इसको इंडिकेट करना है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट इन रिएक्ट। फिजिकल स्टेट क्या होता है, कितना होता है फिजिकल स्टेट, चीटिंग नहीं करना है। फिजिकल स्टेट, चीटिंग तो कर ही लिए होगे। फिजिकल स्टेट है 3, सॉलिड लिक्विड गैस। चौथा क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में ये भी हमारा एक स्टेट में ही आता है, फिजिकल स्टेट में ही आता है, डिफरेंशिएट कर देता है। लिक्विड मतलब आप कह सकते हैं कि चचेरा भाई है ये लिक्विड का, एक्वस। इसमें प्योर वाटर नहीं होता है हमारे पास वाटर में कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी उसमें मिले होते हैं। जैसे आप कोई भी एसिड ले लीजिए, एसिड आपको लिक्विड ही दिखेगा, पर आपको उसको लिक्विड नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है, वहां पे हाइड्रोजन आयंस भी होता है जो उसको लिक्विड नहीं, उसको एक्वस बनाता है। और हम लोग को भी एक्वस ही करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में पूरे केमिस्ट्री में हम लोग के लिए 4 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद एक्वस।
दूसरा है हीट चेंज। देखिए यहां पर हीट चेंज की जगह एनर्जी कहीं भी दिया सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ हीट ही लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हीट रिलीज हो रहा है तो हम हीट लिख दिए हैं। अब जैसे कहीं कहीं पे लाइट एनर्जी भी रिलीज होता है, कहीं कहीं पे साउंड एनर्जी भी रिलीज होता है, तो आप वहां पे डायरेक्ट एनर्जी लिख दीजिए, वो भी सही है। पर हम हीट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर देना होता है। अब सोचिए कि आप कागज जला रहे हो, उसमें से हीट के साथ साथ लाइट भी तो निकल रहा है, तो वो रिएक्शन में आप हीट के साथ लाइट भी देंगे। आप पटाखा जला दो, पटाखा में साउंड भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हीट चेंज के बारे में बताना है। इंडिकेटिंग कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त। शर्त ये है कि मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, मतलब इसके बिना वो काम नहीं होगा। जैसे आपको आपके फेवरेट टीचर से ही पढ़ना है, उसके बिना आप नहीं पढ़ोगे, ऐसा मत करना पापा मार के पैर तोड़ देंगे। हाँ, पर टीचर्स का कंडीशन पॉसिबल। टीचर्स बोलेगा कि मेरा ये कंडीशन है कि मेरे कॉपी नीट एंड क्लीन होने चाहिए, मेरे सारे नोट्स क्लियर होने चाहिए, आपको बिल्कुल याद करके आना है, ये कंडीशन होगा तभी मैं पढ़ाऊंगा। वो कंडीशंस हमारे प्रिंसिपल सर पे भी है, हमारे स्कूल पे भी है, हमारे मतलब हर जगह कंडीशन ही कंडीशन है। इवन आप कोई एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस, पता नहीं कितना कंडीशंस है। तो भैया जब हम लोग इतना कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा केमिस्ट्री पीछे क्यों रहेगा? तो हमारा केमिस्ट्री में भी कंडीशन घुस गया। अब यहाँ का कंडीशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए बताते हैं। कुछ रिएक्शंस को कंडीशन चाहिए। अगर आप रिएक्शन को कंडीशन नहीं देने वाले हैं वो काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा, कुछ नहीं सुनने वाला है। उसके लिए आपको कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। हम बताएंगे भी इसके एग्जांपल से, समझ पाएंगे आप। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले फिजिकल स्टेट देना क्यों जरूरी है? जिससे मान लीजिए हम रिएक्शन किए, उसको इक्वेशन में लिख के भेज दिए कि आप ना जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब वो बंदा क्या किया, वो समझदार था, अच्छा जिंक है, डन, जिंक लिया। सल्फ्यूरिक एसिड, ओके ठीक है, मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बना, खुश हो गया, वाह। पर जैसे ही वो हाइड्रोजन देखा उसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? सोचो। क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस को देख पाना बहुत मुश्किल है। तो उस बेचारे का हाइड्रोजन बना होगा पर वो उड़ के चला गया, उसको पता ही नहीं चला। पर अगर हम इसके फिजिकल स्टेट को बता दें और ये भी कह दे कि भैया हाइड्रोजन जो है वो गैस है, आप उसको ट्रैप कीजिए, तो पहले ही उस पर बीकर लगा देगा, उसको ढक देगा और एक पाइप के थ्रू एक अलग बीकर में उसको स्टोर कर लेगा, पकड़ लेगा हाइड्रोजन गैस को भी वो। तो इसलिए हम लोग को फिजिकल स्टेट बताना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, आप फिजिकल स्टेट को जब भी लिखेंगे उसके राइट साइड में लिखेंगे, ताकि ये मतलब ये रूल ही है, ताकि क्या, जिंक है आपका, जिंक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में। ये सल्फ्यूरिक एसिड है यार, हम बार बार हाइड्रोक्लोरिक क्यों ले रहे हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बताओ सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड लेंगे या एक्वस? एक्वस, हमको पता था तुम लोग गलत बोलोगे। जिंक सल्फेट, ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट भी हमारा एक्वस ही है और हाइड्रोजन गैस हमारा गैसियस है। तो ये पहला एग्जांपल है जिसमें हम लोग फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया। अब ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सुंदर क्या, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा धीरे धीरे ये केमिस्ट्री। अब आइए दूसरे कंडीशन में, जहां पर एनर्जी को हम बताएंगे या हीट चेंजेस को बताएंगे। देखिए हम बोल दिए कि भैया आप सी को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, आपका CO2 बनेगा, खुश हो जाइए। वो बंदा गया, स्टाइल मार के हाथ पे आग जला ली, उसका हाथ जल गया, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि वहां पे हीट एनर्जी भी निकलने वाला है। पर हम जैसे ही बता देंगे नहीं भैया वहां हीट एनर्जी निकलेगा, आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, तो वो उसको दूर से ही रिएक्शन करेगा, वो सटने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना उसको पता नहीं चलेगा। वरना वो कोई रिएक्शन किया, उसमें से लाइट जला, उसको लगेगा भगवान का चमत्कार है और वो साइंस को भूल के भगवान में चला जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं, कार्बन हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, CO2 भी हमारा गैस है। अगर नहीं बताते वो कार्बन को भी ढूंढता, कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे हाइड्रोजन को ढूंढ रहा था। हीट एनर्जी निकलेगा कुछ में, कुछ इक्वेशन में आपका हीट एनर्जी रिएक्शन के पहले दिया हुआ है। यहीं से आपका पता चलता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसको आप हीट दे रहे हो और यहाँ पर हीट वो आपको दे रहा है। तो यहाँ पर जो इसको हीट आप देते हो दैट इज एंडोथर्मिक, जो आपको हीट दे रहा है एक्सोथर्मिक। फिर से इसका लिख देते हैं, इसका फिजिकल स्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका सॉलिड है, CO2 तो हमारा गैसियस है, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ सही है, दोनों आसान है। देखिए ये इक्वेशन आप लोग शायद जानते हैं, बचपन से 6 क्लास से घुसाया जाता है दिमाग में। C6, यहाँ पर आपका जो है C6H12O6 क्या है बताओ? ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज
ग्लूकोज, और बाकी को बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका वाटर है, ये आपका ऑक्सीजन है, आसान है। चलो बताओ, ये गेस करो ये किस चीज का इक्वेशन है, बोलो बोलो। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, पर फोटोसिंथेसिस जब भी होगा दिन में ही होगा। ये आप लोग बचपन में पढ़े थे। पर दिन में ही क्यों होगा, याद है कंडीशन? क्योंकि वो जिद्दी है, वो बोल रहा है कि हम जब भी सनलाइट होगा तभी हम ये रिएक्शन करेंगे। मतलब कि कंडीशन यहां पर आ गया, और कंडीशन को हम लोग जब भी लिखते हैं इस रिएक्शन के ऊपर नीचे ही लिख सकते हैं, और आप कहीं नहीं लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे वहां पे आप नहीं करेंगे, आप जब भी करेंगे यही करेंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है, सनलाइट। चलो बढ़िया, चलिए भैया आपका हम सनलाइट का कंडीशन पूरा कर दिए, अब आप खाना बनाइए। नहीं, अभी भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि एक और ऐसा कंडीशन है। अगर गेस किए हो तो पॉज करो, कमेंट में जाके लिख दो, अगर नहीं तो हम बताते हैं। आप सुने हैं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही खाना बना सकता है। बायोलॉजी में चलते हैं थोड़ा। ग्रीन प्लांट ही खाना क्यों बनाएगा? क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? तो एक कैटलिस्ट है, एक बायो कैटलिस्ट है जिसका ग्रीन पिगमेंट होता है, और यही रीजन है कि हमारा जो लीव्स है वो ग्रीन दिखता है, और ग्रीन दिखने के कारण उसमें क्लोरोफिल होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होता है वही खाना बना सकता है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर एक क्लोरोफिल भी आपको देना होगा, अगर आप नहीं दीजिएगा ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा दो ऐसा कंडीशन है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखेंगे, बचपन का जवाब आपको अभी मिला होगा कि फोटोसिंथेसिस दिन में ही क्यों होता है, क्योंकि दिन में सनलाइट होता है। उसके बाद हरा प्लांट ही खाना क्यों बना सकता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल है। मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास बहुत तकलीफ है भाई, उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। ओह, कंडीशन कर दिए हम लोग। हाँ, अब बताओ यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको ही बताना है, क्योंकि यहाँ पर भी हीट एनर्जी, सनलाइट है तो हीट एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रहा है। पर ये हमको दे रहा है या हम इसको दे रहे हैं? मतलब हम तो दे नहीं सकते, इसको मिल रहा है या किसी को दे रहा है, वो आपको बताना है। हम इसका स्टेट लिख देते हैं। CO2 किस स्टेट में है? तो यहाँ पर होगा गैसियस। देखो ये H2O है, प्योर वाटर है, यहाँ पे हम लोग लिक्विड करेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज है, आपको खुद से कर देना है। O2 भी आपको खुद से करना है। हम लोग इस वीडियो में तीन चीजों को पढ़े। इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, और ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम्स में। मतलब चांसेस होता है इसको आने का, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे लिख लो आ ही जाएगा, चांसेस होता है। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता भी है। इसमें सोचो कि इतना सारा इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका कंडीशन लिखो, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं, या आपके फिजिकल स्टेट हैं, या आपके एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये सब हम लोग को देखना और समझना होगा, तब जाकर कहीं हम लोग केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और वहां पर हम लोग 10th वाला कुछ सीखेंगे। मिलते हैं तब तक, बाय बाय।